मत बोलो ऐसी बात। भगवान के वास्ते मत बोलो। इन्हें जाने दो साहिब। और रुकमा सचमुच ही बिंदा की बाह खींचकर दरवाजे की ओर घसीटने लगी। थानेदार उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इस बेहूदगी पर तो सक्सेना भड़केंगे ही, या उसे ही कुछ करतब दिखाने का आदेश मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिंदा से केवल इतना ही कहा, ठीक है, आज तुम जाओ, पर तुम्हें कल फिर आना होगा, और हो सके तो अकेले ही आना। और क्या, यह थाना है, कोई सैरगाह नहीं कि कोई भाई को लिए चला आ रहा है तो कोई लुगाई को। और फिर बड़े अदब से सक्सेना के सामने पानी पेश करके पूछा, चाय अभी लेंगे सरकार, या एक बयान और हो जाए उसके बाद? दूसरा बयान जरा ठहर कर लूंगा। आप जब तक बाहर बैठिए, जरूरत होने पर बुला लूंगा। थानेदार के जाते ही सक्सेना ने शरीर को इस तरह ढीला छोड़कर कुर्सी के हवाले किया मानो बड़ी देर से वे एक भयंकर तनाव के बीच में रहे हों। जिन लोगों के बयान होने थे उस सूची में पुत्तन का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने वह नाम जोड़ा, कुछ और बातें नोट की और फिर कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। बिंदा और रुकमा चले गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका तेवर जैसे वे अपने आस पास ही महसूस कर रहे हैं। इसके बाद 3 बयान और हुए, पर बयान के नाम पर मात्र खाना पूरी, बने बनाए प्रश्न और उनके बने बनाए उत्तर, जो इस मामले को न आगे ले जा सकते हैं न पीछे, केवल मामले की फाइल को थोड़ा और भारी भरकम बनाने में सहायक हो सकते हैं। मन कहीं से उखड़ गया था सक्सेना का, और वे कोशिश करके भी उसे जमा नहीं पा रहे थे। आखिर अपनी कचहरी बर्खास्त की सक्सेना ने। आज चाय भी नहीं पी और समय से कुछ पहले ही चल दिए। चलने से पहले सक्सेना ने आदेश दिया थानेदार को, कल चाय की दुकान वाले पुत्तन को भी बयान के लिए बुला लेना। पुत्तन को? इस तरह पूछा थानेदार ने मानो इस नाम का कोई तुक नहीं समझ में आ रहा हो उसके। वह तो चाय की दुकान करता है सर। मैंने भी तो यही कहा है, चाय की दुकान वाला पुत्तन। बहुत जरूरी है। और खट से वे उठ खड़े हुए। ठीक है सर। और वह सक्सेना के पीछे पीछे जीप तक चला आया। आज जब चाय भी नहीं पी तो खाने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थानेदार की। इस बिंदा ससुरे ने मिजाज बिगाड़ ही दिया साहब का आखिर। व्हील पर नहीं बैठे सक्सेना, बगल वाली सीट पर बैठे, और जब जीप स्टार्ट होकर अहाते के बाहर निकल आई तो अपना सिर सीट की पीठ पर टिका दिया उन्होंने। 45 मिनट की वह ड्राइव अजीब सी बेचैनी में ही काटी उन्होंने। पर बेचैनी किस बात को लेकर है वे खुद नहीं समझ पाए। बिंदा की इन भावुकता भरी बातों से बेचैन होने वाली उम्र और मानसिकता वे बरसों पीछे छोड़ आए हैं। पुलिस वालों के लिए वैसे भी इस तरह की बातें मात्र लफ्फाजी के और कोई अहमियत नहीं रखती।
बहुत बार बहुतों से सुने हैं इस तरह के अनर्गल प्रलाप उन्होंने। बातों में नहीं, पर उसके चेहरे में जरूर कुछ ऐसा है जो सक्सेना को बेचैन बनाए हुए है। बिंदा का चेहरा फिर उनकी आंखों में उभर आया और एकाएक ही बरसों पुराना दिनेश उनके सामने आ खड़ा हुआ। सचमुच दिनेश से कितना मिलता है इसका चेहरा। और इतनी देर से बिंदा नहीं, बिंदा की बातें नहीं, वरन अतीत की असंख्य परतों के नीचे दबा हुआ दिनेश ही उन्हें परेशान कर रहा था शायद। 42 के दिन आंखों के आगे उभर आए। क्या उमंग, क्या जोश था उन दिनों में। हड़तालें, जुलूस और नारों के बीच ही दिन गुजर जाते थे। रात को नींद में भी भुजाएं फड़कती रहती थी और मुट्ठियां हवा में उछल जाती थी। एक बार वे और दिनेश सेक्रेटरीएट पर तिरंगा लगाने का संकल्प लेकर निकले थे। दूसरी मंजिल तक पहुंच भी गए थे कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर वे भाग गए, बिना इस बात की परवाह किए कि पीछे दिनेश अकेला रह जाएगा। पुलिस का डर था या कि प्राणों का मोह, जिसने सोचने ही नहीं दिया कि दोनों साथ निकले हैं, साथ कदम बढ़ाया है तो अंत तक साथ ही रहना चाहिए। दिनेश पकड़ा गया था और इतनी पिटाई हुई थी उसकी कि सारी पसलियां चकनाचूर हो गई थीं। 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहकर वह मर गया था। दीवार से सिर फोड़ फोड़ कर कितना रोए थे वे, कितना कोसा था अपने को, कैसी कैसी धिक्कार और लानत भेजी थी अपने खुद के नाम। कितने दिनों तक एक भयंकर अपराध बोध के नीचे घुटा घुटा और मरा मरा महसूस करते रहे थे। लेकिन तब से लेकर आज तक उनके भय और उनके मोह का दायरा बढ़ता ही गया है और हर बार वे भीतरी उमंग और जोश में आकर आगे बढ़ते हैं, पर ऐन मौके पर कभी भय से तो कभी मोह से मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लंबे समय तक पश्चाताप की आग में झुलसने के लिए। जीप शहर में घुसी तो उन्होंने कहा, ऑफिस नहीं, सीधे घर ही चलो। ड्राइवर ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। असमय घर आया देख सक्सेना की पत्नी घबरा गई। कुछ हो हवा तो नहीं गया? इन गांव वालों का कुछ भरोसा नहीं, आए दिन तो ऐसी वारदातें सुनने को मिलती रहती हैं। झपट कर वे बाहर निकली। सामने सक्सेना को सही सलामत देखा तो आश्वस्त हुई। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गया, सरोहा से सीधा यहीं आ गया। सिर्फ शरबत पिया और अपने ठंडे अंधेरे बेडरूम में पहुंचे। पत्नी से बिना विशेष कुछ बातचीत किए आंखें मूंद कर चुपचाप लेट गए। 2 दिन के बयानों से बाहर की दुविधा एकदम समाप्त हो गई थी। यह आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है। अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। पर सारी दुविधा भीतर सिमट आई थी। उन्हें डीआईजी के आदेश पर चलना है या अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करनी है। बिंदा की जिन बातों को भावुकता भरी बातें समझकर वे टालते रहे थे, वे ही बातें हथौड़े की तरह उनके भेजे पर ठुकने लगी। काफी देर तक अपने को ही कुरेदते रहने के बाद उन्होंने भीतर ही भीतर निर्णय लिया। निर्णय नहीं, संकल्प लिया कि जो भी हो, जैसा भी हो, वे इस मामले की तह तक जाएंगे और इस वारदात का रेशा रेशा उधेड़ कर रख देंगे। केवल यही नहीं, बिंदा के पास जो प्रमाण हैं
उनमें कुछ दम हुआ तो पुलिस की फाइलों में गड़ी उस घटना को भी खोद निकालेंगे। शाम को उन्होंने डीआईजी को फोन पर बताया कि गर्मी के मारे भयंकर सिरदर्द होने की वजह से सरोहा से वे सीधे घर आ गए। साथ ही यह भी कि पहली रिपोर्ट तो उन्हें बदलनी ही पड़ेगी, शायद शुरू से आखिर तक। मामला बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। अच्छा? आश्चर्य में लिपटा बेहद ठंडा सा स्वर सुनाई दिया और फिर एक आदेश की, जाने से पहले कल जरूर मिल लेना और बयान की फाइल रात तक किसी के हाथ भिजवा दो। आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट। पर डीआईजी की इस सख्त और ठंडी आवाज ने सक्सेना के थोड़ी देर पहले किए संकल्प को कहीं से भी ठंडा नहीं होने दिया। नहीं, इस बार वे दिनेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे अंत तक। आज इतवार है, पर दास साहब के दैनिक कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज की तरह पौ फटने से पहले ही वे गीली धूप पर निकल आए हैं। इसी समय पांडे जी आते हैं उनके पास। इधर पिछले कुछ दिनों से तो नियम सा बन गया है यह। अलग अलग मोर्चे पर होने वाली गतिविधियों से परिचित कराते हैं पांडे जी और अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। अपनी सजगता और व्यवहार कुशलता से पांडे जी एकदम दाहिने हाथ बन गए हैं दास साहब के। लगन और निष्ठा से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, यह देखना हो तो पांडे जी को देखे कोई। दास साहब खुद उदाहरण की तरह पेश करते हैं इनका नाम सबके सामने। कहने को कोई भी पद ओहदा नहीं, पर बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान तोपनुमा हस्तियां पांडे जी की कृपा दृष्टि के लिए आगे पीछे घूमती रहती हैं। अपने इस महत्व के प्रति पूरी तरह सजग रहने के बावजूद किसी तरह का गर्व या व्यवहार में अखड़ता नहीं है इनके स्वभाव में। इसीलिए बहुत लोकप्रिय है सबके बीच। आजकल दास साहब के दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सवेरे का यह आधा घंटा ही होता है, जिसमें वे पांडे जी के साथ विचार विमर्श करते हैं। यह समय सोच समझकर ही तय किया है दास साहब ने। सवेरे मन मस्तिष्क एकदम तरोताजा रहते हैं और गंभीर जटिल बातें भी सहज होकर ही मन में उतरती हैं। पर इसके बावजूद दास साहब ने एक आदेश दे रखा है पांडे जी को कि कभी 3-4 मसलों पर एक साथ बातचीत करनी हो तो हमेशा हल्के फुल्के मसले से ही बात शुरू करें। गंभीर बातें ऐसा जकड़ लेती हैं दिमाग को कि फिर मामूली बातों में भी काम नहीं करता कभी कभी। और आजकल तो 10-10 मोर्चे एक साथ संभालने पड़ रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि चुनाव की यह मामूली सी लड़ाई इतने मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी उन्हें। वैसे शायद स्थिति इतनी विकट नहीं होती, पर बिसु की मौत को मोहरा बनाकर अनेक अवांछित तत्व उभर आए हैं। आज तो जिसे देखो वही बिसु के नाम का हथियार भांजता चला आ रहा है। वे फिर अपनी ही पार्टी के लोचन और राव हो या विरोधी पार्टी के सुकुल बाबू, उन्हें तो सभी से निपटना होता है। वैसे एकाएक परेशान नहीं होते दास साहब, फिर भी हर समय सजग और चौकन्ना तो रहना ही पड़ता है और हर क्षण ही यह अतिरिक्त सजगता थका देती है आदमी को। पौ फटने से काफी देर बाद तक भी जब पांडे जी नहीं आए तो दास साहब भीतर आ गए। जरूर कहीं फंस गया होगा, या यह भी हो सकता है कि रात को लौट ही नहीं पाया हो सरोहा से। प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने से लाभ, सो वे नहाने घुस गए।
पर नहाकर निकले तो पांडे जी को प्रतीक्षा करते पाया। आश्वस्त हुए दास साहब। स्नेह से पूछा, चाय के लिए बोल दिया है या कहूं? पर पांडे जी जवाब देते उसके पहले ही नौकर एक ट्रे में चाय और एक गिलास दूध लेकर घुसा तो दास साहब ने मुस्कुराकर कहा, वाह, पांडे का छोटे से छोटा काम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, ढील नहीं रहती कहीं भी। आजकल पांडे जी की प्रशंसा का कोई भी मौका छोड़ते नहीं दास साहब। तहमत की तरह लिपटी हुई धोती को ठीक से पहनकर मसनद पर टिककर बैठते हुए दास साहब पूछे, हाँ तो अब सुनाओ। दास साहब की ओर दूध का गिलास बढ़ाकर अपने कप में चाय डालते हुए पांडे जी ने सबसे पहली सूचना दी। अगली सप्ताह होने वाली सुकुल जी की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। समझ लीजिए 75-80 हजार आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ सोचने लगे दास साहब। आप कहें तो 2 दिन के लिए बसों और ट्रकों के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं, तत्काल गर्दन हिलाई दास साहब ने। अनुचित होगा यह है। मात्र रैली के लिए ऐसी पाबंदी लगाना अनैतिक है, बल्कि कहूंगा गैर कानूनी है। फिर एक क्षण रुककर बोले, पुलिस का पूरा प्रबंध होना चाहिए, और वह भी सख्त हिदायत के साथ कि किसी तरह की कोई भी अशोभनीय घटना न घटे। प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसी बातों में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रहती दास साहब के मन में। सोच लीजिए, चुनाव के करीब इतनी बड़ी रैली होने का मतलब क्या होता है। असर तो पड़ता ही है हवा का रुख बदलने में। सुकुल बाबू का अनुमान कुछ। सुकुल बाबू का नहीं, यह मेरा अनुमान है, जिसे कम करके ही रखा है मैंने। देखिएगा 1 लाख आदमी ही जुटेगा उस दिन। अच्छा, 2 समय का खाना और 5 रुपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों के लिए भी 2-2 रुपए दिए जाएंगे। लोगों का क्या है, मजदूरी नहीं की और मौज कर ली पूरे कुनबे ने। बच्चों के पैसे और खाना मुफ्त। राजनीतिक स्तर और आदमी के वोट की कीमत को 5 रुपए पर उतार दिया जाए, बड़ी सोचनीय स्थिति है यह। पर किया क्या जा सकता है। मैं मौजूदा संकट की बात कर रहा हूं। क्या उस रैली को रोका जा सकता है या किसी तरह रोका जाना चाहिए? तुम चाहते हो हम भी उनके स्तर पर उतर आएं? मेरे लिए यह संभव नहीं। पर इसमें परेशान होने की क्या बात है। किराए की रैलियां और प्रदर्शन तो सुकुल बाबू ने पिछले चुनाव में भी बहुत करवाए थे। उन सब से हुआ क्या? हम तो अपने ठोस कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से चलाएंगे। मात्र चुनाव जीतना नहीं, इस वर्ग की स्थिति सुधारना हमारा लक्ष्य है। घरेलू उद्योग योजना की पहली किस्त पहुंच गई लोगों के पास। जिनके पास नहीं पहुंची है उनके पास भी पहुंचा दो। इस काम की रिपोर्ट तो रोज दे ही देते हैं पांडे जी, सो उसे दोहराने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने। दास साहब के पास से अपने लिए जो निष्कर्ष निकाला सिर्फ उसे दोहरा दिया। तो रैली में किसी तरह की कोई बाधा या अड़चन डालने की कोशिश न की जाए? नहीं, इस तरह के अपने निर्णयों पर हमेशा अडिग ही रहते हैं दास साहब। तब दूसरी बात उठाई पांडे जी ने।
राव और चौधरी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं अपने लिए। वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय पर नजर है उनकी। दे सकेंगे आप? दे दें तो आने को तैयार ही बैठे हैं। क्या? दास साहब को जैसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ तो पांडे जी ने अपनी बात दोहरा दी। आदमी जब अपनी सीमा और सामर्थ्य को भूलकर कामना करने लगे तो समझ लो पतन की दिशा में उसका कदम बढ़ गया है। मूर्ख हैं दोनों। और चौधरी, उसकी क्या औकात भला? जो मिला हुआ है उसके लायक भी नहीं है वह तो। मैंने उन्हें 9 बजे आपसे मिलने के लिए कह दिया है। फिर एक क्षण रुककर बोले, लेकिन राव को जरूर कुछ न कुछ देना होगा। मैंने खूब बारीकी से सारी स्थिति देख ली है। बापट और मेहता के आ जाने के बाद भी हमारी स्थिति मजबूत नहीं होती, डावाडोल सी रहती है। लोचन तो अपनी जगह अडिग है ही, उससे तो कोई बात भी नहीं हो सकती। हाँ, राव निकल आता है तो फिर लोचन के पांव तले भी जमीन नहीं रहेगी। स्थिति शीशे की तरह साफ कर दी पांडे जी ने। बात करके देखते हैं। वैसे इनमें और लोचन में भी कुछ खींचतान सी ही चल रही है। कल पहले वाला सा तेवर नहीं था राव की बात में, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा और बहुत झुकना भी नहीं पड़ेगा। सौदेबाजी पर टिके संबंधों में कहीं स्थायित्व हो सकता है भला? और इन बातों पर नाजायज तरीके से झुकना मेरा उसूल नहीं। तुम चिंता मत करो, इस मामले से मैं निपट लूंगा, आश्वस्त किया दास साहब ने। आपके रहते किसी को भी चिंता करने की जरूरत रहती है भला? यह भाषा मुसाहिबों को शोभा देती है, तुम्हें नहीं। और मुसाहिबगिरी का जमाना अब गया, तुरंत टोक दिया दास साहब ने तो हल्के से खिसिया गए पांडे जी। इन दो हल्के फुल्के मसलों को निपटाने के बाद थोड़ा गंभीर मसला रखा पांडे जी ने। यह सक्सेना वाली बयानबाजी बहुत महंगी पड़ गई हमको। सारे गांव का वातावरण खराब कर दिया है इसने। बीसू के सीधे सपाट केस में भी जाने क्या क्या तिकड़म निकाल कर रोज गांव जाते रहे हैं सक्सेना। बिला वजह की सनसनी और असंतोष। एक वह बिंदा वैसे ही करेला, ऊपर से चढ़ने को नीम मिल गया। पिछले 3 दिनों में 4 तो वारदातें हो गई हैं मारपीट की, सब में बिंदा। बहुत गौर से सुन रहे हैं दास साहब सारी बातचीत। सुना है कुछ प्रमाण वरमान लेकर दिल्ली जा रहा है बिंदा और सक्सेना ही दिशा दिखा रहे हैं उसे। चुनाव के समय इन सारी बातों का उठना। सुकुल बाबू के लोग हैं कि इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बिंदा का नाम मन में उतर गया दास साहब के, और अपने भाषण वाले दिन का व्यवहार भी याद आया, पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। केवल इतना ही कहा, सुना है मैंने खुद फाइल मंगवा ली है सक्सेना की, और डीआईजी से कह भी दिया है कि मामला अपने हाथों में ले लें। बात केवल इतनी ही नहीं है, जोरावर बहुत बिगड़ा हुआ है इस सब से। सक्सेना ने सरपंच और जोरावर के बयान बड़ी सख्ती से लिए और व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा इन लोगों के साथ। सक्सेना को भेजने का निर्णय ही गलत रहा। हो जाता है कभी ऐसा भी। डीआईजी ने कहा था कि सक्सेना का रवैया। अब स्थिति यह हो गई है कि दास साहब की बात को बीच में ही काट कर आज के सबसे महत्वपूर्ण मसले को रहस्योद्घाटन की तरह पेश किया। जोरावर खुद खड़ा हो रहा है।
क्या? सचमुच चौंके दास साहब। वैसे साधारणतः पांडे जी जो खबर लाते हैं उनमें से करीब 80% खबरें दास साहब के पास किसी न किसी रूप में पहले ही पहुंच चुकी होती हैं, पर इस बात का तो कहीं से भी आभास तक नहीं मिला। विश्वास नहीं हो रहा दास साहब को। यह कैसे हो सकता है? इतना बड़े निर्णय ले लिया मुझे बिना बताए, बिना मुझसे पूछे। आश्चर्य। कल रात 2 घंटे तक सिर खपाया है उसके साथ बैठकर। अपनी बात की सच्चाई का प्रमाण दे दिया पांडे जी ने। आज शाम को मिलने आ रहा है आपके पास, रात यहीं रहेगा और कल अपना नामांकन पत्र भरेगा। परसों अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। दास साहब सचमुच ही विचलित हो गए इस बात से, पर जल्दी ही साध लिया अपने को। यह सब काशी का करिश्मा है। जो थोड़ी बहुत कसर रही होगी वह सक्सेना ने पूरी कर दी। यूं इस घरेलू उद्योग योजना से भी नाराज है जोरावर। और मन उनका काशी के करिश्मे में उलझ गया। लेकिन जोरावर अपने 35% वोटों को लेकर जीतने से तो रहा। हरिजन या पिछड़ी जातियों का तो एक वोट भी उसे नहीं मिलता। फिर तू क्या रहा खड़े होने में? कुछ समझ नहीं आता। बात सचमुच दास साहब के भी कुछ समझ में आ नहीं रही। जोरावर भी कोई मोल भाव करना चाहता है क्या उनसे? पर किस तरह का? उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ किया है दास साहब ने, उसके बदले कीमत तो उसे चुकानी चाहिए। सो यह कीमत चुका रहा है वह। पर आज किसको क्या कहो, नैतिकता किसी में रह भी गई है। उसके खड़े होने का सीधा फायदा होगा सुकुल बाबू को। 2 और 2 4 वाले इस सीधे से हिसाब पर टिप्पणी करना बेकार लगा दास साहब को। उन्होंने केवल इतना ही पूछा, तुमसे क्या बात हुई उसकी? यही सब उसे बाकायदा समझाया, पर उस जाट आदमी के कुछ समझ में आए तब ना। एक ही रट लगाए हुए हैं। खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। एक लंबी हुंकार के साथ समस्या को भीतर उतार लिया दास साहब ने। थोड़ी देर बाद अपने भीतर से उबरे तो काफी सजग हो चले थे। चेहरे पर छाई परेशानी की हल्की सी झलक भी दूर हो चुकी थी। बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में पूछा, और कोई बात? नहीं। लखन के क्या समाचार हैं? उसे संभालते रहना। घबराता बहुत जल्दी है। 2 दिन से आया भी नहीं। काफी उत्साह में है। भाषण वाषण अच्छा दे लेता है आजकल। अब चुनाव तक के लिए सरोहा में जमा दिया है उसे। लोगों में कुछ कुछ अपनी जगह भी बना रहा है। अच्छी बात है यह तो। लोगों के बीच ही नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है हमारा। तो अब चलूं? घड़ी देखते हुए पांडे जी ने उठने की मुद्रा बनाई। दास साहब ने हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति दी और पांडे जी के जाने के बाद योगासन करने के लिए वे अपने शयन कक्ष में चले गए। ठीक 9 बजे अपने घरेलू दफ्तर में ही राव और चौधरी का स्वागत किया दास साहब ने। आओ आओ। और जब दोनों बैठ गए तो बिना किसी भूमिका के एकदम सीधे ही बात शुरू की। आप 5 मंत्रियों ने त्यागपत्र देने का फैसला किया था। उनमें से 2 ने तो अपना विचार छोड़ दिया है।
लिखित पत्र भी भेज दिया है मेरे पास। सामने ही पेपर वेट के नीचे फड़फड़ाते कागज की ओर इशारा किया दा साहब ने। आवाज में मुख्यमंत्री वाली गरिमा भी है और कड़क भी। फिर अपनी नजरें राव के चेहरे पर गड़ाते हुए पूछा, अब आप लोगों का क्या इरादा है? दास साहब की बात की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई राव के चेहरे पर। कल ही उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि वापट और मेहता ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं, लेकिन क्या समझौता हुआ है यह नहीं जान सके थे। इसलिए पूछा, क्या दिया है आपने उन दोनों को? लेन देन की बात तो शायद आप लोग करने आए हैं, कीजिए। दास साहब को कुपित होते हुए कम ही लोगों ने देखा होगा, पर जब होते हैं तो उनका स्वर और तेवर सामने वाले को भीतर तक थरथरा देने की क्षमता रखता है। स्वर में आवेश कतई नहीं होता, पर इस हद तक का ठंडापन कि सुनने वाला जम जाए पूरी तरह। राव की कंजी आंखों की चमक बुझने सी लगी और चौधरी राव का मुंह देखने लगा। आखिर राव ने हिम्मत करके कहा, देखिए दास साहब, इधर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारी तो हम पर भी आती है, मगर उन सब बातों को हम अपना समर्थन कतई नहीं दे सकते, बल्कि विरोध करते हैं। आखिर हमारे भी तो कुछ सिद्धांत हैं। बड़ी नाटकीय मुद्रा में दास साहब ने राव का वाक्य पूरा किया। फिर थोड़े सख्त लहजे में कहा, यह लोचन की भाषा उसी के लिए रहने दो, तुम्हारे मुंह पर जरा भी नहीं सोती। भीतर ही भीतर कट गया राव। लोचन बाबू के अति आदर्शवादी रवैये से थोड़ी परेशानी तो हो ही रही थी, फिर भी उन्हें जैसे तैसे साध कर रख रहे थे। पर वापट और मेहता तो एकदम लंगी लगाकर ही चल दिए। औंधे मुंह तो अभी भी नहीं गिरे हैं, पर थोड़ा लड़खड़ा तो दिए ही हैं। वरना आज से एक सप्ताह पहले वाली स्थिति होती तो दास साहब वाली कड़क उनकी अपनी आवाज में होती और दास साहब सामने बैठकर रिरियाते होते। यह लोचन बाबू का आदर्शवाद ले डूबा। इसी वजह से वापट मेहता गए और जरा लचक नहीं रखी अपने भीतर तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। फिर भी अपने को भरसक नियंत्रित करके राव ने कहा, यह तो आप मानेंगे कि जब मंत्रिमंडल बना था तो हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ था, लेकिन उस समय स्थिति की मांग ऐसी थी कि हम चुप कर गए। अब आप मंत्रिमंडल को रीशफल करने की बात सोच ही रहे हैं, तो कम से कम इस समय तो हमें हमारा ड्यू मिल ही जाना चाहिए। क्या है आपका ड्यू? सीधा सा प्रश्न रखा दास साहब ने। राव की कंजी आंखों में फिर चमक कौंध गई। पता नहीं कितने पर पटाया है दास साहब ने वापट और मेहता को। अपने लिए क्या मांगे एकाएक कुछ समझ नहीं पाए राव। एक क्षण सोच कर जवाब दिया, लोचन भैया, मेरे और चौधरी के समर्थक आज भी आपके मंत्रिमंडल के सामने संकट खड़ा कर सकते हैं। बापट और मेहता से कोई खास फर्क नहीं हुआ है हमारी स्थिति में। उनके समर्थकों की संख्या ही कितनी थी भला?